Hello प्यारे बच्चों, वेलकम टू डीकेवी ट्यूटोरियल। डियर स्टूडेंट, एज यू नो दैट आई एम टीचिंग यू द मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर ऑफ 9th क्लास, दैट इज ग्रेविटेशन। बहुत ही रियलिस्टिक चैप्टर है। इधर हमारे आसपास ग्रेविटेशन फोर्स होता है, हम खड़े हो पाते हैं बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। जो हाई टाइड आता है, लो टाइड आता है, समुद्र की लहरें ऊपर उठती हैं, नीचे गिरती हैं बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। जितने भी प्लेनेट हैं सब सन के चारों तरफ घूम रहे हैं, किसकी वजह से? ओनली ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अब इस वीडियो में हम आपको बताने हैं केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। केपलर एक साइंटिस्ट थे, डायग्राम आप देख सकते हो भाई, देखो कितने बढ़िया है ना। इनसे हाथ जोड़ के आशीर्वाद लो कि केपलर लॉ ऑफ यूनिवर्स प्लेनेटरी मोशन हम आसानी से समझ पाए, है ना। तो केपलर्स ने बताया कि था जितने भी प्लेनेट होते हैं हमारे गैलेक्सी में, 8 प्लेनेट हैं, सारे के सारे प्लेनेट सन के चारों तरफ क्या कर रहे हैं? रिवॉल्व कर रहे हैं। आप डायग्राम में भी आप लोगों ने देखा हुआ है, कभी ना कभी डायग्राम बनाया होगा। फिर से डायग्राम हम आप लोगों के लिए सामने लेके आए हैं यूनिवर्स का, कि जितने भी प्लेनेट हैं वो सब क्या कर रहे हैं? सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। केपलर ने 3 लॉस बताए थे प्लेनेट के मोशन के। प्लेनेट मोशन करते हैं, ये बात तो सब पता चल गया था कि सब, लेकिन केपलर ने स्टडी किया और बताया कि जो प्लेनेट होते हैं वो किस तरह से मोशन करते हैं, उनके मोशन का तरीका क्या है। 3 लॉस बताए थे, 1 बाय 1 हम तीनों लॉस को इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर लास्ट तक पूरा देखिएगा, ओके। तो फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर एंड सेकंड लॉ ऑफ केपलर एंड थर्ड लॉ ऑफ केपलर, ये 3 लॉस हैं केपलर्स के प्लेनेटरी मोशन के। प्लेनेटरी मोशन मतलब प्लेनेट का मोशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर, ओके, कि केपलर अंकल ने फर्स्ट लॉ के बारे में हमको क्या बताया था। केपलर ने ये बताया कि जितने भी प्लेनेट हैं वो सन के चारों तरफ भाई एक घूमते रहते हैं। कैसे घूमते हैं भाई? घूमने का 2 तरीके हो सकते हैं। जैसे मान लो ये सन है बच्चों, ठीक है, तो सर क्या प्लेनेट सन के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में घूमता है? ये पाथ कैसा है? सर्कुलर है। और ये क्या माना हुआ है हमने? प्लेनेट, ठीक है। प्लेनेट ऐसे सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है। तो क्या ये बात होती है कि ईच प्लेनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन सर्कुलर पाथ? तो आंसर है नो। केपलर अंकल ने ये बात बिल्कुल क्लियर की अपने फर्स्ट लॉ में। ईच प्लेनेट रिवॉल्व अराउंड द सन। पहली बात तो यही बात को पता होना चाहिए सर, जितने भी प्लेनेट हैं वो सन के चारों तरफ क्या करते रहते हैं? घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं। कैसे घूमते रहते हैं? इन सर्कुलर पाथ तो नहीं, इन इलिप्टिकल पाथ। कैसे पाथ में? इन इलिप्टिकल। चलो पाथ को यहां पर उन्होंने एक नाम दिया ऑर्बिट, ठीक है। जैसे कि एग देखा है आपने, एग अंडा जो होता है कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। तो प्लेनेट भी क्या करता है? सन के चारों तरफ इस तरह से घूमता रहता है। अगर बच्चों पाथ सर्कुलर होता तो सर्किल में क्या होता है भाई? सेंटर होता है। सर्किल में क्या होता है स्टूडेंट? सेंटर होता है। लेकिन इलिप्स, ये जो पाथ है ये कैसा है? इसको हम बोलते हैं इलिप्स। इलिप्स में सेंटर नहीं होता है। सर्किल होता तो सेंटर होता, इलिप्स होता तब क्या होता सर? तो इलिप्स में डियर स्टूडेंट होता है फोकस। क्या होता है? फोकस। इलिप्स में सेंटर नहीं होता, इलिप्स में क्या होता है? फोकस। फोकस एक सिंगुलर वर्ड है, 2 वर्ड हम लिख रहे हैं यहाँ पर, एक फोकस और एक फोकी। इसको फोसी मत पढ़िएगा, इट इज नॉट फोसी, इट इज फोकी, ओके। तो फोकस एंड फोसी, फोकी। फोकस इज सिंगुलर वर्ड, अगर एक पॉइंट है तो उसे फोकस बोला जाएगा, एक से ज्यादा पॉइंट है तो उसे फोकी बोला जाएगा। तो इलिप्टिकल पाथ में स्टूडेंट फोकस होता है, और एक फोकस नहीं होता, 2 फोकस होते हैं। तो इनको हम क्या बोलेंगे? फोकी। दिस इज F1 एंड दिस इज F2। दिस इज फोकस नंबर 1 एंड दिस इज फोकस नंबर 2। इलिप्टिकल पाथ में क्या होता है? 2 फोकस होते हैं। ध्यान रखिएगा, स्टडी करोगे आप इलिप्स के बारे में 11th-12th में आओगे, मैथमेटिक्स पढ़ोगे तो। फिलहाल यहाँ पर हम इलिप्स में नहीं घुसना चाहते हैं, सिर्फ छोटी सिंपल बात बताना चाहते हैं कि ईच प्लेनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन इलिप्टिकल पाथ। जितने भी प्लेनेट हैं वो सन के चारों तरफ कैसे घूम रहे हैं? इलिप्टिकल पाथ में घूम रहे हैं। तो सन कहां पर होता है? एंड sun is present at one of the 2 foci, और सन दोनों ही फोकस में से किसी ना किसी एक फोकस पर प्रेजेंट होगा। जैसे अगर प्लेनेट यहां पर घूम रहा है
ये माना हमने प्लेनेट, हमारी अर्थ भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, इस तरह से रिवॉल्यूशन चल रहा है, तो सन हो सकता है इस वाले फोकस पर हो। चलो सन को हम बना देते हैं, ये रहा सन, ठीक है, या फिर सन उस वाले फोकस पर रहेगा, लेकिन सन की जो पोजीशन रहेगी वो किसी ना किसी एक फोकस पर रहेगी। ये बात उन्होंने बिल्कुल क्लियर बोल दिया। ईच प्लेनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन इलिप्टिकल पाथ। जितने भी प्लेनेट हैं वो सन के चारों तरफ कैसे घूम रहे हैं? इलिप्टिकल पाथ में घूम रहे हैं। एंड सन कहां पर प्रेजेंट है? सन इज प्रेजेंट एट वन ऑफ द टू फोकी। सन हमेशा दोनों फोकस में से किसी ना किसी एक पॉइंट पर रहेगा। अब आप कहोगे सर ठीक है, चलो ये बात समझ में आ जाती है, लेकिन क्या सन की पोजीशन चेंज होती रहती है? क्या हमारे यूनिवर्स में सन भी मूव कर रहा है? तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना, सन कभी भी मूव नहीं करता है। सन की पोजीशन फिक्स है। जितने प्लेनेट हैं वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं, सन किसी के भी अराउंड रिवॉल्व नहीं कर रहा है। अब आप सोचोगे सर अभी तो आप कह रहे हो सन या तो इस वाले फोकस पर होगा या फिर इस वाले फोकस पर होगा, तो मतलब सन की पोजीशन भी चेंज होनी चाहिए ना। तो मैं बताता हूँ आप लोगों को होता क्या है एक्चुअली में। जैसे ये एक प्लेनेट है, इस तरह से घूम रहा है, ठीक है, यहाँ पर ये हमारी अर्थ है, ठीक है, और सन इसके लिए इस वाले फोकस पर है, ठीक है। ईच प्लेनेट, ध्यान याद करो, ईच प्लेनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन इलिप्टिकल पाथ एंड सन इज प्रेजेंट एट वन ऑफ द टू फोकी। तो ऐसा हो सकता है किसी, अब जरूर हो ना सबका पाथ ऐसे ही होगा, कोई भी जो प्लेनेट है उसका पाथ इस तरह से हो सकता है भाई, ये फोकस होगा, दूसरा फोकस यहां होगा। दिस इज F1 फॉर अर्थ। मान लीजिए ये है जुपिटर, जुपिटर घूम रहा है, ये रहा जुपिटर ऐसे घूम रहा है। जुपिटर के लिए जो सन है वो यहां पर है। कोई तीसरा प्लेनेट होगा, मान लो सैटर्न है, वो कुछ इस तरह से घूम रहा है, ये रहा सैटर्न, ठीक है, हमने सैटर्न यहाँ पे मान लिया। तो सैटर्न के लिए फोकस इस वाले फोकस पर सन प्रेजेंट है। तो सन की पोजीशन फिक्स है, सबके रास्ते अलग अलग हैं। कोई भी प्लेनेट किसी दूसरे, आप सोचोगे सर ये तो प्लेनेट के रास्ते है यहाँ पर कट हो रहे हैं, जैसे ये सैटर्न का रास्ता है, ये अर्थ का रास्ता है, तो यहाँ पर कट हो रहा है, तो कभी कभी सैटर्न और अर्थ क्या टकरा जाएंगे आपस में? नहीं, तो बच्चों ऐसा कभी नहीं होना है, टेंशन लेने का नहीं। कोई प्लेनेट कभी भी किसी भी प्लेनेट से नहीं टकराने वाला है। क्यों नहीं टकराने वाला है? क्योंकि सबका रास्ता अलग अलग है। यहाँ पे हम 2D, हमारा बोर्ड 2 डायमेंशनल है, लेकिन ये जो पाथ होता है वो 3 डायमेंशनल होता है। जैसे मान लो ये चौक सन है, तो एक प्लेनेट ऐसे घूम रहा है, दूसरा प्लेनेट ऐसे घूम सकता है भाई इसके चारों तरफ। तो पाथ देखने में ऐसा लग रहा है कि ये पाथ कट कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में ऐसा कभी भी नहीं होता है। लेकिन ध्यान रखें सन दोनों फोकस में से, जैसे यहाँ पर इधर है, लेकिन इस वाले के लिए इधर है, इसके लिए इधर है, तो सन की पोजीशन हमेशा फिक्स रहेगी। सन किसी ना किसी एक फोकस पर होगा, ये बात बिल्कुल फैक्ट है। किसने बताई? केपलर अंकल ने बताई कि ईच प्लेनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन इलिप्टिकल पाथ एंड सन इज प्रेजेंट एट वन ऑफ द टू फोकी। और ये डायग्राम आप आसानी से वहां पर बना देंगे। देखो हमने नोट्स में भी आप लोगों को सेंड किए हैं, तो वहां पर नोट्स में ये डायग्राम आपको बताया हुआ है, इसको राइट करो। अब हम बात करते हैं सेकंड लॉ ऑफ केपलर की। सेकंड लॉ ऑफ केपलर, केपलर ने प्लेनेट के मोशन के 3 लॉज बताए थे। फर्स्ट लॉ की बात हमने कर ली है। अब हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट सेकंड लॉ ऑफ केपलर की। देखो ये तो बात क्लियर है कि हमको फर्स्ट लॉ से ये बात पता चल गई है, ईच प्लेनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन इलिप्टिकल पाथ, कि जो भी प्लेनेट है वो सन के चारों तरफ कैसे घूमता है भाई? इलिप्टिकल पाथ में घूमता है। एंड सन इज प्रेजेंट एट वन ऑफ द टू फोकी। सन किसी ना किसी एक फोकस पर होता है। 2 फोकस होते हैं इलिप्टिकल पाथ में, फोकस F1 एंड फोकस F2। हमने मान लिया सन यहाँ पर है, और कोई प्लेनेट, ठीक है, पॉइंट ए पर है। कोई प्लेनेट है जिसकी पोजीशन पॉइंट ए है। तो सेकंड लॉ ऑफ केपलर में हम आपको एक बात बताते हैं। चलो सन को हमने मान लिया एस, एस फॉर सन। दिस इज व्हाट लाइन, इसको मैं कैसे पढ़ने वाला हूं? व्हाट इज एस ए? एस ए क्या है? लाइन जॉइनिंग प्लेनेट टू द सन। ठीक है, ये क्या है? व्हाट इज दिस? लाइन जॉइनिंग प्लेनेट टू द सन। ये लाइन है जो प्लेनेट को सन से ज्वाइन कर रही है। मान लिया बच्चों किसी टाइम पर प्लेनेट पॉइंट ए पर है, अब प्लेनेट रिवॉल्व कर रहा है। चलो हमने मान लिया
प्लेनेट की जो मोशन रिवॉल्यूशन है वो इस तरह से रिवॉल्व कर रहा है। तो थोड़े टाइम बाद प्लेनेट की पोजीशन चेंज होगी। माना हमने एक फिक्स टाइम इंटरवल कितना भी कर लीजिए, 1 आवर ले लीजिए, 1 मिनट ले लीजिए, 1 डे ले लीजिए, 1 ईयर ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, लेकिन एक फिक्स टाइम इंटरवल हमको मानना पड़ेगा। चलो 1 डे मान लिया। 1 डे में प्लेनेट पॉइंट ए से पॉइंट बी पर आ गया, ठीक है। एंड दिस इज ऑल्सो लाइन ज्वाइनिंग प्लेनेट टू द सन। तो प्लेनेट पॉइंट ए से पॉइंट बी पर आया कितने टाइम में? 1 दिन में। तो यहाँ पर जो एरिया है वो कितना कवर हुआ है, जरा चौक हम देख लें, दूसरी एक मिल गई हमको। यहाँ पर कितना एरिया कवर किया है भाई? इतना, ठीक है, कि इस लाइन ने कितना एरिया कवर किया, इतना एरिया कवर किया कितने टाइम में? 1 दिन में। हमने एक माना हुआ है, यूनिट टाइम माना है, कुछ भी हो सकता है, 1 आवर हो सकता है, 1 डे हो सकता है, 1 मिनट हो सकता है, 1 सेकेंड भी हो सकता है। किसी और दिन हमने माना प्लेनेट पॉइंट सी पर है और फिर से 1 दिन बाद पॉइंट घूमते घूमते सी से डी पर आ गया। अब कितना एरिया कवर हुआ? द लाइन ज्वाइनिंग प्लेनेट टू द सन। अब ये वाला एरिया कवर हुआ है, ठीक है। टाइम, जितना टाइम ए से बी तक जाने में लगा है उतना ही टाइम सी से डी तक आने में भी लगा हुआ है। तो केपलर में सेकंड लॉ ऑफ मोशन में ये एक बात बताएगी कि ये एरिया और ये एरिया, ये वाला एरिया कितना है, इसको कैसे पढ़ने वाला हूं मैं? एरिया ए एस बी, ए एस बी ये इक्वल होगा किसके? एरिया सी एस डी के, एरिया सी एस डी के। ओके, ये दोनों एरिया आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ये बात कैसे बताई? केपलर ने बताई। लिखेंगे कैसे सर? द लाइन ज्वाइनिंग प्लेनेट टू द सन कवर्स, बहुत छोटे छोटे से सिंपल से स्टेटमेंट है केपलर्स प्लेनेटरी मोशन के, कवर्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, द लाइन ज्वाइनिंग प्लेनेट टू द सन कवर इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जितने टाइम में अगर प्लेनेट ए से बी तक गया है उतने ही टाइम में प्लेनेट सी से अगर डी तक आया है तो ये दोनों एरिया आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो सेकंड लॉ ऑफ केपलर के बारे में आपको ये बात ध्यान रखनी है। फिर से एक बात ध्यान कर लो, द लाइन ज्वाइनिंग प्लेनेट टू द सन कवर इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब बात करते हैं यहीं पर हम थर्ड लॉ ऑफ केपलर की। तो देखो थर्ड लॉ ऑफ केपलर में ये बात बताई गई, जैसे मान लीजिए ये प्लेनेट घूम रहा है सन के चारों तरफ, ठीक है, दिस इज सन एंड दिस इज प्लेनेट। तो प्लेनेट और सन के बीच की कोई ना कोई डिस्टेंस होगी, हमने मान लिया आर, आर क्यूब। इसको कैसे बोलेंगे हम? क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस। किसके बीच का डिस्टेंस है ये? क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ प्लेनेट फ्रॉम द सन। देखो लैंग्वेज में लिखना थोड़ा काफी बड़ा होता है और मैथमेटिकल लैंग्वेज लिखना काफी आसान होता है। आर क्यूब को कैसे पढ़ा जाएगा? क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ प्लेनेट फ्रॉम द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ठीक है, किसके प्रोपोर्शनल होता है? टी स्क्वायर। ये टी क्या है कि प्लेनेट को सन के चारों तरफ घूमने में टाइम तो लगेगा, एक राउंड घूमने में टाइम तो लगेगा, तो उस टाइम के स्क्वायर पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। लिख दीजिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम टेकन इन वन रिवॉल्यूशन। ठीक है, एक रिवॉल्यूशन में जितना टाइम लग रहा है उसके स्क्वायर पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सब लोग जानते हो सर प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं, क्या लगाते हैं? कांस्टेंट लगाते हैं। यहाँ पर हम कांस्टेंट लिख दिया है, बस कांस्टेंट लगाने को हम के लगा सकते हैं, है ना, लेकिन हमने इस बार लिख दिया है सिर्फ कांस्टेंट। ये टी स्क्वायर को अपॉन में लेके आएंगे तो आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर इक्वल क्या होता है? कांस्टेंट। इतनी सी बात आपको थर्ड लॉ ऑफ केपलर में समझनी है। कैसे समझनी है इसको याद कर लो, बस आर क्यूब प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, आर क्यूब प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। आर क्यूब को कैसे रीड करेंगे?
क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ प्लेनेट फ्रॉम द सन। मीन डिस्टेंस का सर क्या मतलब है, देखो प्लेनेट यहाँ पर है तो डिस्टेंस ज्यादा होगी, प्लेनेट यहाँ पर होगा तो डिस्टेंस कम होगी, इसलिए डिस्टेंस का हमको क्या लेना पड़ेगा, मीन या एवरेज लेना पड़ेगा। क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ प्लेनेट फ्रॉम द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम टेकन बाय द प्लेनेट इन वन रिवॉल्यूशन अराउंड द सन। तो ये 3 लॉज केपलर के हमने आपको बताए, इन तीनों लॉज को समझो, अपनी अपनी कॉपी में डायग्राम के साथ में बनाओ, और एक बार बुक से रीड करना जरूरी है ना, बुक को रीड करना मस्ट है आप लोगों के लिए, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है प्यारे बच्चों।